हेलो दोस्तों, माउंटेन क्लाइंबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरेक्शन ऑफ द एक्सरे विद द मैटर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक्सरे जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हैं, हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटेन्यूएशन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड कोहेरेंट स्कैटरिंग। ये सारी प्रोसेसेस हैं। ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं आज सब हम ये जानेंगे, आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक छोटा सा जरा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हमने प्रीवियसली पढ़ा था। तो इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे व्हाट आर एक्सरे? एक्सरे आर द हाई एनर्जी फोटोन विद शॉर्ट वेवलेंथ। कितनी शॉर्ट? 0.1 to 10 नैनोमीटर्स, इट्स एनएम, ठीक है। एंड इसकी जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अब जब फ्रीक्वेंसी क्या करती है? फ्रीक्वेंसी किसी फोटोन की एनर्जी डिफाइन करती है। व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वी एक्सप्लेन इट इन, वी से इट इन अ फोटोन, इट इज नोन एज photons. So when the X-rays interact with the matter, what are the main three interactions occur? Number one is photoelectric absorption, number two is Compton effect, and number three is Rayleigh scattering. These are the three main processes that occur during when the X-ray interacts with the matter. Okay, please keep in mind, when the X-ray interacts with the matter, then when the X-ray interacts with the matter, जब एक्सरे किसी मैटर का इंटरेक्ट देखता है, कौन सी तीन होती हैं, ठीक है। तो मेनली जो होती हैं तीन ही होती हैं। जब भी कोई एक्सरे किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सिर्फ तीन प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन इफेक्ट एंड रेली स्कैटरिंग। ओके, so we will read in detail about them. So we will start from the what the coherent scattering. But before going to the coherent scattering, let's we see it here कि जब कोई एक्सरे बीम किसी मैटर के थ्रू गुजरती है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। जैसे एक मटेरियल है, इसके थ्रू एक्सरे पास हो रही है, तो इसमें से कुछ एक्सरेज स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। इसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन इसके जो जो आपके जो मटेरियल है उसके, ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग मटेरियल एंड लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल का क्या होता है कि उसका एक कंपोनेंट होता है, जो उसका जिस चीज का बना है वो कंप्लीटली एक ही होता है। एक जैसे मान लीजिए कोई वुड है, ठीक है, तो वुड कंप्लीटली वुड ही होगी, उसमें कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे, मतलब उसके उसमें कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे उसके उसके मैटर में कहीं पर भी कुछ डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में कहीं पर बोन्स है, कहीं पर टिश्यूज है, कहीं पर ऑर्गन्स है, तो देर उनका सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो जब एक्सरे इस तीनों तरह के मटेरियल का इंटरेक्ट करती है तो उसका जो रिएक्शन होता है हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइए लेट्स वी स्टडी ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द थ्री प्रोसेसेस। तो इन तीन प्रोसेस को करने से पहले हमें तीन चीजें जाननी भी जरूरी हैं कि वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। व्हाट इज एटेन्यूएशन? तो एटेन्यूएशन क्या होता है? when there is a reduction in the intensity of the X-ray beam as it passes through the medium। जब कोई एक्सरे किसी मीडियम के थ्रू पास होते हुए निकलती है तो उसमें उसके इंटेंसिटी में क्या रिडक्शन आता है, दैट्स होल प्रोसेस इज नोन एज एटेन्यूएशन। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वर्ड जो है वो एब्जॉर्ब से बना हुआ है। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, एब्जॉर्ब करना। तो एनर्जी जब किसी मैटर के थ्रू ट्रांसफर करती है, ठीक है, एनर्जी किसी मैटर के थ्रू ट्रांसफर करती है और उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाती है, इट इज एब्जॉर्प्शन। थर्ड इज स्कैटरिंग। व्हेन एक्सरे पासेस थ्रू अ मटेरियल और वो अपनी अपनी लो एनर्जी की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, ठीक है, दिस इज स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होता है कि जो अपनी जो ओरिजिनल पाथ होता है उससे किसी और रास्ते में डिफेक्ट हो जाना, दिस इज स्कैटरिंग, ठीक है। सो हियर इट इज शोइंग all the thing that incident X-ray is coming, incident radiation is coming, this is a material, ठीक है। in this material some radiation is absorbed, this is absorption, some is scattered, this is scattering, और this is reflection, this is reflection, and some is transmission, कुछ क्या होगा जो ट्रांसमिट हो गई, ठीक है, जो कि हाई एनर्जी बीम थी वो ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। तो मोस्टली रिएक्शन कौन कौन सी हुई? एब्जॉर्प्शन वाली हुई, स्कैटरिंग वाली हुई, ठीक है। तो दीज आर एटेन्यूएशन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, okay। Now
वी कम टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने बोला स्टार्टिंग में पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, देन वी अंडरस्टैंड ऑल द थ्री प्रोसेसेस। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमको। इसमें जो इसका जो मेन कंपोनेंट है दिस वन, इट इज न्यूक्लियस, जो कि बना होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक है, इसमें जो रेड वाले हैं दीज आर प्रोटॉन्स, इसमें ग्रेइश वाले हैं दिस इज न्यूट्रॉन्स। दिस होल मेक अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है, ये बनाता है आपका पूरा एक न्यूक्लियस। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, दीज आर द शेल्स। ठीक है, और इन शेल्स में क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, so they are always revolving around the atom, oh sorry, they are always revolving around the nucleus. So this whole arrangement is known as atomic structure. ठीक है, this whole arrangement is known as atomic structure. अब इसमें जो मेन चीज है वो समझने वाली ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, लाइक अ सोलर सिस्टम, जैसे सन होता है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, तो these are electrons are revolving around the nucleus. ये किस वजह से है, बिकॉज न्यूक्लियस का अपना एक बाइंडिंग एनर्जी का फोर्स लगा है, बाइंडिंग फोर्स लगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगा रखा है, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियस का अपना एक फोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सबके साथ में शेल में ही रोटेट करते रहते हैं, ये कभी शेल से बाहर जंप नहीं करते हैं अनटिल अनलेस इनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए। ठीक है, जब तक अपनी स्टेबल कंडीशन में तब तक ये इस अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और इस ये क्यों रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स सरफेस, फिक्स मतलब फिक्स पाथ पे, बिकॉज हर न्यूक्लियस का अपना एक बाइंडिंग फोर्स होता है जो इसको बांध के रखता है। ठीक है, दिस इज ठीक वैसा ही है जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं एंड टीचर जब क्लास में होता है तो हर स्टूडेंट अपनी अपनी सीट में बैठा रहता है, हर स्टूडेंट अपनी अपनी सीट में बैठा रहता है, दिस स्टूडेंट दिस स्टूडेंट दिस स्टूडेंट दिस स्टूडेंट दिस स्टूडेंट दिस स्टूडेंट, जिसपे अपनी सीट में बैठे हुए हैं, दे आर नॉट सिटिंग इन ईच अदर्स चेयर। ठीक है, जैसे टीचर इस क्लास में है, टीचर इज लाइक अ न्यूक्लियस एंड दीज चिल्ड्रन आर लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, they are sitting on their respective seats. Okay, now what is coherent scattering? ठीक है, coherent scattering क्या होता है? coherent scattering जो जनरली देखा जाता है वो देखा जाता है आपका एनर्जी जिसमें कि मिनिमम 10 केवी की एनर्जी यूज होती है। ठीक है, ये मोस्टली उनमें देखा जाता है जहाँ पर बहुत कम लो एनर्जी ये एक्सरेज किसी एटम में ट्रांसफर होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल, थॉमसन एंड रेयली स्कैटरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसिडेंट फोटोन आता है। ठीक है, मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इंसिडेंट फोटोन आता है, इंसिडेंट फोटोन इज कमिंग, मतलब द एनर्जी इज कमिंग, द एक्सरे इज कमिंग इनटू द बॉडी। ये बॉडी का अपना एक, बॉडी के टिश्यू का अपना एक एटम है। ठीक है, जैसे अब हम क्योंकि इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, बॉडी हमारी, उसका कोई टिश्यू है या कोई बोन है, उसका ये एक पूरा एक एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, अपनी इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस है। तो यहाँ क्या आई, रेडिएशन आई, एनर्जी आई, एनर्जी ने क्या किया, इट इज एनर्जी इज वेरी लो, कितनी है, 10 केवी, 10 केवी की एनर्जी है कि काफी लो है। वो क्या करेगी, आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी, बट क्या करेगी, इसमें एनर्जी में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन पे गई और उसने अपनी जो एनर्जी थी, जो एनर्जी आई थी, ये एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई। इस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, लेकिन ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये बहुत कम एनर्जी है, ये बहुत कम एनर्जी है। ठीक है, ये इतनी एनर्जी नहीं है कि ये न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकल जाए। ठीक है, वो प्रोसेस भी आगे आएंगी, उनमें हम पढ़ेंगे कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है। फिलहाल हम कोहेरेंट पढ़ रहे हैं। कोहेरेंट को मेन जो समझना होता है, जो कोर पॉइंट होता है, वो कोर पॉइंट होता है लो एनर्जी ऑफ 10 केवी, एक्सरेज आर इंटरेक्टिंग। यहाँ पर बहुत बहुत कम एनर्जी, केवी की एनर्जी, 10 केवी की एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है इसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन हुआ। अब ये कैसे, हल्का जैसे इसको हल्की सी एनर्जी मिली तो हल्का सा हायर एनर्जी स्टेट में चले गया, बट ये इतना काफी नहीं है कि ये इसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, जितने ऑर्बिट छोड़ जाए। तो ये क्या करेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी इसको इस इंसिडेंट फोटोन ने दी थी, ये उतनी ही एनर्जी इसको एमिट कर देगा। तो हम देखेंगे कि जो जो इंसिडेंट रे आई थी उसने अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर दिया, उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट एक्सेस आई, इसका इंटरेक्ट किया और इससे बाहर निकल गए। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, वाइब्रेशन ऑफ द एटम, इमिशन ऑफ द रेडिएशन एंड एटम रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट।
ठीक है। अब जो इस तरह की रेडिएशन होती है इसका बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है रेडियोग्राफिक इमेज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि है इतनी लो, क्योंकि बॉडी की टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ये बस क्या कर पाती है, ओनली इट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पटन, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, ध्यान रखना, कोहेरेंट एक स्कैटरिंग है, कॉम्पटन एक इफेक्ट है। कॉम्पटन भी स्कैटरिंग है, लेकिन कॉम्पटन किसी एक्शन की वजह से एक इफेक्ट डालता है। वो इफेक्ट क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे। कोहेरेंट के बारे में हमने क्लियरली पढ़ लिया, वो एक स्कैटरिंग है, एनर्जी आई, उसने इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्ट किया और उसकी वही तरह से स्कैटर हो गई, वही एनर्जी, सेम एनर्जी, क्योंकि जितनी एटम के पास थी उतनी ही एनर्जी क्या हुई, इंटरेक्ट हुई, और उतनी एनर्जी उसने रिलीज कर दी, ठीक है। तो कोई मतलब लेना देने वाली कोई बात ही नहीं रही। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज इन इलास्टिक नॉन क्लासिकल, ठीक है। इट्स वर्क्स एट द एनर्जी ऑफ 20 to 40 keV एनर्जी, ठीक है। 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे ये वर्क करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट विद द टिश्यू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड रिमूव इट्स फ्रॉम द शेल। देख रहे हो वहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी थी, वहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी थी 10 केवी, किसमें, कोहेरेंट में। यहाँ क्वांटम में कितनी है, 20 to 40, मतलब 40 केवी की एनर्जी पॉसिबल है कि इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो अपना जो शेल है, इलेक्ट्रॉन का शेल है, उसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वांटम इफेक्ट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंट्रैक्शन हो रहा है, उस इंट्रैक्शन का अपना एक इफेक्ट है, दैट व्हाई इट इज नोन एज इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आया, उसने इंसिडेंट फोटोन आया, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को इंट्रैक्शन किया, इस इंट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, देख रहे हो, इस इंट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया, और एक्सरे अपना डिफ्लेक्ट होके किसी और पाथ में निकल गए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, किसी भी मैटर का एक बेसिक यूनिट एक एटम होता है, उस एटम के अपना एक बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स होते हैं। अगर किसी एटम का न्यूट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो मतलब उसको डैमेज दे रहा है, वो उस पर्टिकुलर एटम को डैमेज दे रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब दिस एटम इज गेटिंग डैमेज, एंड दिस डैमेज इज नोन एज अ बायोलॉजिकल डैमेज इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के भी अपने टिश्यूज हैं, उनके भी अपने एटम्स हैं, उस एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो उस पर्टिकुलर एटम का डैमेज है, उस पर्टिकुलर एटम के डैमेज का मतलब उस टिश्यू का डैमेज है, ठीक है। तो अब ये जो हुआ, ये जो मतलब यहाँ पे एनर्जी आई, एनर्जी ने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, और एक अपना अपनी एक दूसरी पाथ में एक एनर्जी निकल गई, ठीक है। ये जो एनर्जी निकली इसे डिफ्लेक्टिंग एक्सरे, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पटन एक्सरे, ठीक है। एंड दिस जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन, ऑगर इलेक्ट्रॉन, इसको ऑगर इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज द साइंटिस्ट वाज ऑगर कॉम्पटन। ऑगर कॉम्पटन वाज द साइंटिस्ट जिसने कि ये इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, कि कॉम्पटन इफेक्ट कुछ होता है। तो इट इज दिस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है उसको बोलते हैं कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन या फिर ऑगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, ये इस शेल को अटैक कर रही है, इट कैन अटैक ऑल्सो दिस शेल, ठीक है, बट नॉट टू द के शेल। इनर शेल को अटैक नहीं करेगा, इधर इट विल अटैक टू द मीडियल ऑर्बिटल, जो मिडल वाला है या फिर जो आउटर वाला है, मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आउटर एंड मिडल, आउटर या मिडल। अगर मिडल शेल में इंटरेक्ट करके मिडल शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस तरफ, ठीक है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। डैमेज तो है ही उस एटम को, लेकिन यहाँ पर ये जो शेल खाली हो गया, ये इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो एक दूसरा शेल में कोई जगह खाली वैकेंसी देखता है तो वो जंप करता है इस तरफ, तो क्या करेगा, जंप करेगा। ड्यूरिंग जंप के टाइम पे क्या होगा, बिकॉज दिस शेल हैज अ हायर एनर्जी, और जो इनर शेल है उसकी काफी लो एनर्जी है, ठीक है। तो हायर से लोअर की तरफ जंप करेगा, तो क्या करेगा, हायर से लोअर की तरफ जब जंप करेगा तो एक तरह की एनर्जी रिलीज करेगा। दिस एनर्जी या दिस जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, दिस एनर्जी इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ठीक है, दिस एनर्जी इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ओके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। सो फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से पहले द टर्म इज फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या है। फोटो से मतलब हो गया आपका एनर्जी जो एक्सरेज आ रही है, इलेक्ट्रिक इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि हम ये पढ़ते हैं चार्ज कैसे कैसे ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, मतलब इलेक्ट्रॉन
the flow of the electron is known as charge. The flow, what is electricity? The flow of the charge is electricity. Ultimately the flow of electrons is electricity. तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जब कोई एक्सरे किसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करके कोई एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस कर रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, मैंने अभी हमने प्रीवियसली दो प्रोसेस पढ़े, उसमें हमने पढ़े कि जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्ट करता है। जो फर्स्ट प्रोसेस था कोहेरेंट, उसमें हमने वाइब्रेशन पढ़ा। सेकंड जो था हमारा कॉम्पटन, उसमें हमने देखा कि आउटर शेल और मिडल शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सरे इंटरेक्ट करती है और उसको उसके शेल से बाहर निकाली है। मगर जो थर्ड वाला है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आता है और अपनी पूरी एनर्जी, अपनी जो सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो फोटोन होता है वो पूरा आता है और अपनी पूरी एनर्जी इनर शेल केस शेल के एटम को सप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी इनर शेल को छोड़ के बाहर निकल जाता है। और अगेन वहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन सेम प्रोसेस से होती है। वी सी इन द डायग्राम कि बाहर से रेडिएशन आई, इनर शेल के साथ इंटरेक्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब रेडिएशन ने क्या किया, अपनी पूरी जो रेडिएशन आई, जो पूरी एनर्जी आई, उसने पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये बाहर निकल गया, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। इस वैकेंसी क्रिएट करने के लिए क्या होगा, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जंप करेगा। जब जंप करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेडिएशन क्रिएट होगी। ओके, इलेक्ट्रिक रेडिएशन क्रिएट होगी। तो दिस इज नोन एज दिस देखो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन क्या है कि when the complete photon makes absorb its energy to the electron and electron is ejected from its shell, this whole process is known as photoelectric absorption, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर तीन चीजें होंगी, कौन कौन सी, एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक स्पेस क्रिएट होगा, इसको फिल करके ये यहाँ पर जंप करेगा, बट अल्टीमेटली जो आउटर शेल होगा वहाँ पर तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा ना, उसको हम क्या किससे डिफाइन करेंगे, दैट इज पॉजिटिव आयन, मतलब एटम जिसके अंदर एक पॉजिटिव जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब इसके पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज वी नो कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बैलेंस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, मान लो सपोज देयर आर 24 इलेक्ट्रॉन्स एंड 24 प्रोटॉन्स, ठीक है। जैसे ही 23 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, एटम का चार्ज, इट इज बिकम पॉजिटिव, दिस एटम बिकम पॉजिटिव बिकॉज प्रोटॉन 24 हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 23 रह गए हैं, तो चार्ज कौन सा ज्यादा है, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा, मतलब इट इज पॉजिटिव, तो दिस बिकम द पॉजिटिव आयन। ओके, अभी तक जब तक अगर ये जब तक इसमें 24 थे, इसमें 24 तक ये इक्वल थे, मतलब तब तो वो बैलेंस कर रहा था उसमें, मतलब वो एक दूसरे का नेग्लिजिबल कर रहे हैं, 24 माइनस 24 प्लस, दे आर नेग्लिजिबल इस साइड, दे आर बैलेंसिंग। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, 24 बिकम it is 24 protons, it become positive ion, so this whole atom become the positive ion. Okay, okay, we can go to the what is pair production. पेयर प्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरे हम पढ़ने जा रहे हैं उन वो डायग्नोस्टिक एक्सरे में सिर्फ मोस्टली 3 प्रोसेसेस होती हैं, कॉम्पटन, कोहेरेंट एंड फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दैट 3 प्रोसेसेस ओनली वर्क्स इन द डायग्नोस्टिक एक्सरे, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस हैं, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, ये डायग्नोस्टिक एक्सरे की रेंज में नहीं होते हैं। डायग्नोस्टिक एक्सरे की रेंज मतलब 20 to 40 kV, 20 to 140 और 150 kVp, इस रेंज की जो एक्सरेज होती हैं उसमें पेयर प्रोडक्शन कहीं पर भी वर्क नहीं करता है, उसमें कहीं पर भी पेयर प्रोडक्शन वर्क नहीं करता है। ओके, सो द थिंग इज हमको ये समझना क्लियर, हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो पेयर प्रोडक्शन जो होता है वो फिर कहाँ होता है, वो होता है आपका जो एनर्जीज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव होती है, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन, जो एनर्जीज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव होती हैं वहीं पर सिर्फ पेयर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन का जो जनरल प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है, एक थ्योरी है क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्वांटम फील्ड थ्योरी पे ये डिपेंड करता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है पेयर प्रोडक्शन,
पेयर प्रोडक्शन का देखो नाम ही है पेयर प्रोडक्शन। पेयर इज पेयर ऑफ समथिंग, मतलब पेयर इज लाइक द पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज मतलब द शूज आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर अपोजिट, दे आर अपोजिट टू ईच अदर बट मेक अ पेयर। ठीक है, जैसे राइट एंड लेफ्ट इज अ पेयर। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट शूज अ पेयर, दे आर नॉट अ सेम, एग्जैक्टली सेम। सेम क्या होता है कि जैसे जैसे ही आपका राइट फुट है वैसे ही आपका लेफ्ट फुट भी बिल्कुल राइट फुट की तरह ही शेप एंड साइज में। ठीक है, बट द राइट फुट एंड द लेफ्ट फुट बोथ आर डिफरेंट इन सम सिमेट्रिकल वे। ओके, सो पेयर प्रोडक्शन किसका, यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन किसका होगा, इधर द चार्ज, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ी क्या रहे हैं, इधर द चार्ज, चार्ज का या किसी पार्टिकल का। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन किसी किसका पेयर होना, किसका किसका पेयर प्रोडक्ट किसका पेयर प्रोड्यूस होना, किसी पार्टिकल का पेयर प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो पेयर पार्टिकल का पेयर कैसे में बन सकता है, इधर द पार्टिकल इज पॉजिटिव और द पार्टिकल इज नेगेटिव, बिकॉज नेचर हमेशा जब भी कोई चीज बनाती है, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो नेचर ये कहती है कि नेचर जो फिजिक्स में नेचर कोई चीज बनाती है हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में बनाती है। नेचर ने एटम बनाया, एटम को भी बैलेंस किया, कैसे बैलेंस किया, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नेचर जब कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है हमें बैलेंस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही है। तो जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, जो पेयर बन रहा है, तो पेयर बनते हुए एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा एक नेगेटिव पार्टिकल बनेगा। होता क्या है कि जब कोई हाई इंटेंसिटी एनर्जी अराउंड 1.02 MeV, around 1.02 MeV interacts with the nucleus। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली विद द न्यूक्लियस बट द न्यूक्लियर फील्ड। ठीक है, क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो किसी न्यूक्लियर फील्ड के थ्रू अगर आप कोई एनर्जी पास कराओगे तो न्यूक्लियर फील्ड के जो पार्टिकल्स होंगे वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स वहां से क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फील्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के जनरेट करने की पर्टिकुलर एनर्जी आई, मतलब 1.02 MeV की एनर्जी आई, तो उस पर्टिकुलर रीजन से, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फील्ड के अंदर से, उस न्यूक्लियर फील्ड के अंदर से वो दो पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल जनरेट हुए। दो न्यूक्लियर पार्टिकल कौन कौन से हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जब कोई हाई एनर्जी फोटोन आ रहा है और किसी न्यूक्लियस के साथ, किसी न्यूक्लियस कोई न्यूक्लियर फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से दिस एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द मास। ठीक है, दिस एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द मास। और मास कैसा है, वो मास जो है उसका जो मास जो उसका रेस्ट मास है, जो उसका रेस्ट मास इक्विवेलेंट है वो इसकी एनर्जी के बराबर है। मतलब अगर दिस एनर्जी इज 1.02 तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग दैट टू डिफरेंट पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 0.512 MeV। ठीक है, तो अगर आप 0.512 MeV को ऐड करोगे इट विल एग्जैक्टली बिकम 1.02 MeV। ठीक है, तो हो क्या रहा है, गामा रेडिएशन आ रही है, इस न्यूक्लियर फील्ड से इंटरेक्ट कर रही है, जब न्यूक्लियर फील्ड से इंटरेक्ट कर रही है तो न्यूक्लियर फील्ड दो एक नए पार्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव पोजिट्रॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जब ये यहाँ से बाहर निकला, जब यहाँ से बाहर निकले पॉजिटिव पोजिट्रॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो पोजिट्रॉन की जो लाइफ स्पैन होता है ना बहुत कम होता है, एंड इट इज पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। अब जाहिर सी बात है जब भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो 0.51 MeV की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, ये जब कहीं और इंटरेक्ट करने जाएगा, किसी और एटम से इंटरेक्ट करेगा तो वहां किसी और इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाहर निकाल देगा, तो जो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को इस पोजिट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये पोजिट्रॉन कितनी एनर्जी का है, दिस इज 512। ठीक है, 0.512 का एनर्जी का ये पोजिट्रॉन है और उसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन मान लो इससे यहाँ से इमिट करके बाहर निकला, जिसका इंटरेक्शन में आया उसको नेग्लिजिबल इसने बना दिया, इसको किल कर दिया। बट जो ये इलेक्ट्रॉन था इसने क्या किया, इसने अपनी एनर्जी इस जो इलेक्ट्रॉन था इसको प्रोवाइड कर दी, दूसरे सेल का जो दूसरे टिश्यू का जो एटम होगा उसके शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन अब इसकी एनर्जी होगी, ये कैसा कि रेस्ट में आ गया, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय दिस एटम, जहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जिसने इसको नेग्लिजिबल किया था ना, तो वो भी तो उसका भी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वो एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ पर इंसर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। तो जो दूसरी प्रोसेस होती है ना, इट इज नोन एज
ठीक है, जो आपको मैंने प्रीवियसली बता रहा था, दैट प्रोसेस इज पेयर एनिहिलेशन। हुआ क्या कि यहाँ से इंसिडेंट फोटोन आया, उसने दो पार्टिकल्स निकाले, प्रोटॉन एंड पोजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम नेगेट्रॉन भी बोलते हैं। तो नेगेट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज गोइंग समवेयर, ठीक है, या इट इज गोइंग इन अनदर एटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये देखो, ये जो प्रोटॉन आया, ये पोजिट्रॉन बाहर आया, जो कि इसका पॉजिटिव चार्ज है। आई एम सॉरी, बार बार इसको मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ, बिकॉज प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज पोजिट्रॉन एक्चुअली, ठीक है। तो दिस पोजिट्रॉन क्या है, ये पोजिट्रॉन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ये बाहर है, इसकी एनर्जी कितनी है, 0.512। अब इसको नेग्लिजिबल करने के लिए कुछ ना कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, जो यहाँ पर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर कोई अपना एक आपका जो एटम होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और इसको क्या कर देगा, नेग्लिजिबल बना देगा, इसको जीरो कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या कर देगा, नेग्लिजिबल कर देगा, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बचा था इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, दिस कम्स टू दिस स्पेस एंड बैलेंस द दिस एटम, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये इम्बैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए दिस इलेक्ट्रॉन विल कम एंड जंप हियर टू हियर, ठीक है। तो वो क्या रहा है, दिस इज द इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन, अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कलाइड एंड एनिहिलेट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है पॉजिटिव एंड इसका एंटी पार्टिकल है नेगेटिव, ये आपस में टकराए, एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, ये आपस में एक दूसरे से टकराए, इसको क्या डिस्ट्रॉय हो गए दोनों के दोनों, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो गई। याद आया, कुछ ध्यान आया, पेयर प्रोडक्शन क्या था, एक एनर्जी से दो पार्टिकल्स क्रिएट हुए थे, एक एनर्जी से, तो यहाँ एक एनर्जी से दो पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ क्या हो रहा है, दो पार्टिकल आपस में मिलने के बाद एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स आपस में टकराए और इन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। तो इससे एक चीज क्लियर हुई, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पर एक फॉर्म क्या थी एनर्जी की, कि एनर्जी आई और एनर्जी ने अपना फेस चेंज किया, इट इज कन्वर्टेड टू द मैटर, और जैसे ये मैटर दूसरे मैटर का इंटरेक्ट किया, अपोजिट एंटी मैटर के साथ इंटरेक्ट किया, तो अगेंस्ट फॉर्म्स टू द इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज एनर्जी, ठीक है, ओके। So the next process है, this is photo disintegration. What is photo disintegration? When the incident X-rays, ठीक है, when the incident X-ray interacts with the nucleus, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन होता है वो स्पेशली आपका न्यूक्लियर फील्ड के साथ होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड के अंदर होता है। जो पेयर एनिहिलेशन होता है वो तो एटम के बाहर हो रहा है, कि पोजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो बाहर प्रोसेस हो रहा है। जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये फोटो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, नाम से पता लगा है, फोटो मतलब एनर्जी, फोटोन की मतलब जो एनर्जी पैकेट है वो क्या कर रही है, डिसइंटीग्रेट कर रही है, तोड़ रही है, इसको तोड़ रही है, न्यूक्लियस को तोड़ रही है, ठीक है। काफी हाई एनर्जी की एनर्जी आई, काफी हाई एनर्जी गामा रेज आई, उसने क्या किया, न्यूक्लियस पे अटैक किया। अब न्यूक्लियस में जैसी एनर्जी आई, मतलब इतना एब्जॉर्ब, जैसे न्यूक्लियस इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, इसके जो पार्टिकल्स कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें एनर्जी आ जाएगी। अब जैसे उसमें एनर्जी आएगी तो ये न्यूक्लियस अब तक स्टेबल था, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब वो अनस्टेबल होगा तो उसमें जो मैक्सिमम जिनको एनर्जी मिली होगी ना, those particles will come out from the nucleus, ठीक है, those particles will come out from the nucleus and this process is known as photo disintegration। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोन की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, किसका, न्यूक्लियस का। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो डिसइंटीग्रेशन, ओके। सो द कंक्लूजन इज, तुमने जितना भी पढ़ा उसमें कंक्लूजन क्या है, कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इज ड्यू टू द कॉम्पटन इफेक्ट। हमने पढ़ा कॉम्पटन इफेक्ट, काफी जो 20 to 40 केवी की एनर्जी होती है उसमें आती है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वहाँ से मतलब इजेक्ट आउट कर लेती है। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, मोस्टली कॉम्पटन की वजह से हो रही है, ठीक है। रेडियोग्राफिक इमेज में जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन स्टोर कर रही है, लेकिन वो बेटर इमेज भी दे रही है, बस इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं कर रही है, ठीक है। अब जैसे हम केपीवी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम हो जाएगा, उसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम हो जाएगा और कॉम्पटन बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, केवीपी को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब हम केवीपी डिक्रीज करेंगे मतलब हम एक्सरे की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, उससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
ठीक है, और कॉम्पेंसेट करेगा, लेकिन उससे पेशेंट की डोज बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कम एनर्जी की, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब की जाएगी पेशेंट के द्वारा, ठीक है। अगर हम केवीपी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और पेशेंट को डोज से बचाते हैं, तो उससे हमारा एक्सरे खराब हो जाएगा, जो उनको एक मतलब एक्सरे इमेज चाहिए वो खराब हो सकती है, वो काफ़ी मतलब अंडर हो सकती है, ओवर हो सकती है, अंडर तो नहीं होगी लेकिन ओवर हो जाएगी, काफ़ी डार्कनिंग क्रिएट हो जाएगी, उसमें काफ़ी ब्लैकनिंग क्रिएट हो जाएगी, एक पर्टिकुलर मतलब रेडियोग्राफी इमेज क्रिएट नहीं हो पाएगी। सो जितनी जो टोटल एक्सरे होती है उसमें से जो कोहेरेंट होती है दिस इज दैट इज 5%, कॉम्प्टेंट होती है 20%, एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक होती है दिस इज 75%। ओके, दिस ये ह्यूमन बीइंग है, इसमें से एक्सेस पेनिट्रेट, जो हाई एनर्जी की एक्सटेंस वो पेनिट्रेट हो गई, बाहर निकल गई, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक, स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है इफेक्ट होता है वो इसमें होता है, जो हाई एनर्जी की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस है, जैसे मतलब ये पेनिट्रेशन होकर निकल गई, सेकंड जो जो दूसरी पोजीशन इधर देखो, जैसे कॉम्पटन है, कॉम्पटन क्या कर रही है, स्कैटर हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है, स्कैटर हो रही है, ठीक है। फोटो इधर फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पर एक इमेज बन जा रही है, ठीक है। बट ये क्या कर रही है, ये स्कैटर्ड हो रही है, ये पेशेंट की डोज बना रही है, क्यों, क्योंकि ये बाहर निकलने के बाद भी जैसे ये यहाँ से क्योंकि जैसे इसने क्या यहाँ पर इंटरेक्शन किया, ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर इंटरेक्शन किया, ये स्कैटर्ड हो गई अपनी ओरिजिनल पाथ से, तो ये इसकी जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर जाके कम हो जाएगी, और कम इंटेंसिटी की एक्सरे होती है, स्कैटर्ड एक्सरे होती है, दो आर मोर डेंजरस देन हाई पेनिट्रेटिंग एक्सरेज, क्योंकि हाई पेनिट्रेटिंग एक्सरेज क्या होंगे, उतना सीधा निकल के बाहर में पेनिट्रेट होकर बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, पेशेंट ने ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं की, बट जो ये स्कैटर्ड होकर बाहर निकली है इट कैन अगेन बी एब्जॉर्ब बाय द पेशेंट, ठीक है। तो दीज स्कैटर्ड रेडिएशन आर वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट, तो पेशेंट डोज बढ़ जाता है, ओके। एंड फोटो इलेक्ट्रिक हमने पढ़ाई की, जो के शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो दिस फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग, बट एब्जॉर्बिंग के साथ साथ ये इमेज भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्पेशली बूंद में जब होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ही होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के शेल मतलब बूंस का जो एटॉमिक शेल होगा, उसका जो न्यूक्लियस होगा, है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो मतलब कितनी हाई एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन विद द मैटर, ठीक है। इसको देखना, रिवाइज करना, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, आई विल surely rectify all the queries. Thank you. Jai Hind.